बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, आज एक अहम मौजू पे हम बात करने वाले हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जब्बार चौधरी साहब ने। जब्बार चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जब्बार भाई, बताइएगा, भारत की जो नाकाम खारजा पॉलिसी है ये किस तरफ जा रही है? क्या चाह रहा है भारत? आप खालिस्तान के मूवमेंट का देख लें या किलिंग्स को देख लें, भारत में नरेंद्र मोदी इस खित्ते का बदमाश बनना चाह रहा है बहुत बड़ा। तो इस पर आपका क्या तज्जिया है सर? देखिए अपना साहब, आपने बिल्कुल एक दुरुस्त लफ्ज का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल दुरुस्त सिमत में निशानदेही की है कि जो भारत है वो एक बदमाश के रूप में जो है खित्ते में आना चाह रहा है, क्योंकि उसकी ज़्यादा बहुत सारी बड़ी ताकतों की जो आशीर्वाद कह लें या उनका सपोर्ट कह लें इस खित्ते में। उनके जो मफादात हैं, ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा अमेरिका का और इसराइल का। तो वो इस यहाँ पर एक खित्ते में जो हिंदुस्तान है वाया नरेंद्र मोदी, उसको एक बदमाश की हैसियत में देखना चाहते हैं, जब बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके जो मफादात हैं। एक्चुअली झगड़ा अमेरिका का या हिंदुस्तान का आपस में बेहतर ताल्लुकात का नहीं है, बल्कि असल जो इशू समझने की बात है वो चाइना और अमेरिका का इशू है। और अमेरिका जो है वो देख रहा है कि चाइना जो है वो उनको इंक्रोच कर रहा है, अमेरिका की पावर को इंक्रोच कर रहा है। उसको ओवरकम करने के लिए पूरी दुनिया में जो है इस वक्त, अगर दुनिया के अगर जो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें देखिए, आपको एक बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा होगा वैसे साहब। पहले जब भी किसी दुनिया में किसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होता था तो वो लोग जो हैं वो उसको ट्रूस करने के लिए, चाहे वो हमारे यहाँ कारगिल की बात देख लें और चीजें देख लें बहुत दुनिया में खित्ते में, तो वो अमेरिका की तरफ जाते थे लोग कि जनाब जी हमारा ये दुरुस्त। मसला हल करवा दें। और अमेरिका जो है वो बहुत सारी जगहों पे पहले जो किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी होता था, लेकिन जो रिजॉल्व करने का कॉन्फ्लिक्ट का था वो भी अमेरिका ही करता था। लेकिन पिछले कोई एक दिहाई से 10-15 साल से एक पूरा इसमें शिफ्ट आ गया हुआ है। अब जो दुनिया के लोग हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसमें अमेरिका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट होता है। और लोग जो है उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए अगर किसी तरफ देखते हैं तो वो चाइना होता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक चीज है कि चाइना जो है वो अब एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग की जो एक नैरेटिव लेके वो पावर बन के वो चल रहा है। ये चीज जो है वो वैसे भी अमेरिका को जो है ना, पहले बहुत सारी चाइना से ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, उनकी उभरती मैशियत और दुनिया में जो उनका कंट्रोल है युआन का, उसमें प्रॉब्लम थी। लेकिन ये जो इशू था ये पहले होल सोल इस पे अमेरिका की मोनोपोली थी इस इशू पे। ये लड़ाना भी हमने है और लोगों को सुलह भी हमने करवानी है। अब चाइना ने बड़ी स्मार्टली जो है उससे ये मोनोपोली जो है वो अमेरिका से छीन के तो ये शिफ्ट हो रहा है। अभी आप हमारे खित्ते के इर्द गिर्द जितने भी जो जो रेजोल्यूशन जो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनकी रिजॉल्व करने का इशू देख लें, चाहे वो सऊदिया और ईरान का इशू हो तो अभी रिजॉल्विंग आप करवाने के गजा लिए का कौन देख है। लें जब्बार भाई, वो भी सारे के सारे चाइना की तरफ ही देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने Exactly। दुरुस्त अभी फरमाया। अभी जो इस्लामिक कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो चाइना में इनके इकट्ठे हुए हैं इस मामले के लिए। जी। और चाइना ने विगुअसली कहा है कि हम इससे हेल्प कर सकते हैं। तो अब ये अमेरिका सॉरी ईरान और सऊदी अरब का तनाज़ा देख लें, चाइना का रोल। आप तालिबान और अमेरिका का वाला मामला, ये जो अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है ये देख लें। यहाँ पे BRI बेल्ट एंड रोड तक जो चाइना जो है ना वो जब ले जाने की बात कर रहा है, तो ये वाला मामला। अब चाइना को तो अपना डायरेक्ट अमेरिका तो वहां से कंट्रोल कर ही नहीं सकता, ना उनके बस में है, ना उनको कोई सामने को बॉर्डर पे लगता है। तो इसलिए जो अमेरिका है वो अपना एक स्टैंडर्ड, एक जो कह लें कि एक सपनी को, एक आगे मामला को करने के लिए एक बदमाशी का रोल भारत को देना चाहता है, ताकि भारत जो है वो चाइना को साथ होकर यहाँ पे अपना उनका मिलता है और अपना बॉर्डर शेयरिंग है। और ये कि हम कम से कम एक चाइना के एक उसको थ्रेटनिंग पावर जो है वो अमेरिका को, हिंदुस्तान को यहाँ पे करें। तो ये बेसिक इशू है। इस वजह से जो हिंदुस्तान है वो एक्चुअली वो एक्चुअली क्या कहते हैं, थोड़ा सा झांसे में है। वो भी उसको बड़ा अच्छा नजर आ रहा है कि शायद अमेरिका हमारी सपोर्ट कर रहा है। इसराइल का जो नैरेटिव है वो लेके वो कर रहा है जी कि जैसे जैसे हॉट परस्यूट का नजरिया अमेरिका ने दिया, इसराइल ने जैसे ईरानी के जो ईरान के जितने जो अपना जो उनके जो इंटेलिजेंस के जितने जो लोग थे उनको न्यूट्रलाइज किया। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं अगर आप पढ़े तो हिस्ट्री की। बिल्कुल कि बिल्कुल। इसराइल और ईरान की जो अपना
जो जो कॉन्फ्लिक्ट थी इनकी एजेंसियों की और अपने जो मामला थे, बहुत बहुत जगह पे इन्होंने जाके एक दूसरे के लोगों को अपना जो एसेट थे वो अपने न्यूट्रलाइज किया उनको, और ये एक पूरी कहानी है। तो हिंदुस्तान ने इसराइल से ये चीजें ये बारो की, ये नजरियात बारो किए कि हम अगर इसराइल कर सकता है और अमेरिका अपने जिन लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे जाके टारगेट कर सकता है दूसरे मुल्कों में, तो हम भी ऐसा करते हैं। एक तो ये कि उसमें अमेरिका का पर्पस भी सर्व हो जाएगा और खित्ते में जो है हमारी भी एक धाक बैठ जाएगी। तो ये वजह है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक डिल्यूजन है, ये इल्यूजन भी है, डिल्यूजन भी है, और भारत जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। उसकी ताज़ा तरीन जो एग्जाम्पल अभी सामने आई है वो कनाडा में इन्होंने जो किया है, एक जो जी कांड कर बिल्कुल। बैठे हैं। तो कनाडा वाला मामला जो है ना वो अब इनके गले पड़ा हुआ है। जबकि इन्होंने तो जस्टिन ट्रूडो को बड़े विजिट्स भी कराए थे, बड़ा उनको कहा कि वी आर हैंड इन ग्लव्स, ये सारे मामलात थे। लेकिन फिर ये जब्बार भाई समझ नहीं आती ना कि अभी रिसेंट भी आपने एक इंडियन टॉक शो में बहुत ज्यादा आपने दबंग एक तरीके से वहां पर जवाब दिया। ये कोई इवेंट हुआ था यहीं पे गालबन करतारपुर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी 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 बिल्कुल। वो अपना वो देखिए, वो तो हमारे रूटीन के जो मामला हैं वो चलते रहते हैं। करतारपुर साहब गुरुद्वारा में पिछले अपने हफ्ते वाले दिन एक तकरीब हुई थी, और वो गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के बहुत बाहर हुई थी, और उसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो हेड थे कमेटी के, वो भी उसमें शामिल थे। असिस्टेंट कमिश्नर थे उनके, जो पीएम जो अपने प्रोजेक्ट यूनिट के मैनेजमेंट के जो है वो होस्ट कर रहे थे उसको। तो उसमें जाहिर है खाना वाना हुआ, बाकी मामला था। तो उसमें एक जो सारा रजा को उन्होंने बुलाया हुआ था, तो उन्होंने एक गाना भी वहां पे सूफी कलाम बल्कि पेश किया। अब जाहिर है अब वो वीडियो जो है जो ही वो हिंदुस्तान में पहुंची, तो वहां पर उन्होंने एक और कोशिश की अपने मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए कि इसको इनके वाया सिख और जो मुसलमान पाकिस्तान और मुसलमानों को लड़ाने के लिए इसको प्लेटफॉर्म के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की कि देखेंगे ये करतारपुर साहब के अंदर यानी कि वहाँ पे नाच गाना हो गया जी, वहाँ पे पार्टी होगी, वहाँ पर जनाब उन्होंने गोश्त खा लिए और मामला चल गए। तो उस पे जब मुझे उन्होंने अपना इसमें अपना लिया डिबेट में मैं गया, तो फिर मैंने उनको पूरी तरह वाज़ेह किया कि ये कितना बड़ा यानी कि प्रोपेगेंडा है। और जितने भी उस डिबेट में, अगर आप पूरा डिबेट सुने, तो मैंने जितने भी सुना है उसमें जवाहर भाई, दैट वाज वंडरफुल। जितने भी उसमें सिख जो रहनुमा थे जो हिंदुस्तान के थे, वो लोग तमाम लोग इस बात से यानी कि सहमत होकर और इस बात पे बिल्कुल कहते हैं कि उसको बिल्कुल मुतमईन होकर उसमें उठे कि वाकई यानी कि ये एक मुख्तलिफ मीडिया की हिंदुस्तान की एक कोशिश थी, ताकि क्योंकि ज़रा हिंदुस्तान की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वैद भाई, बहुत यानी कि इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पंजाब, और पंजाब में है सिख। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको नैरेटिव शेयर कर देता हूँ कि हिंदुस्तान में मोदी की वेव चली 2014 के बाद। नरेंद्र मोदी को लोगों ने एक ह्यूज विक्ट्री दिलवाई, और उसके बाद एक पूरे हिंदुस्तान में एक वेव चल पड़ी मुख्तलिफ रियासतों में, जहां पर जितनी भी कांग्रेस की जो हुकूमतें थी वो सारी शिकस्त होती चली गई। आपको पता है हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हैं वो सारा साल जारी रहते हैं, सारा साल इलेक्शन, कभी किसी स्टेट का आ गया, कभी किसी स्टेट का आ गया। तो वो मुख्तलिफ स्टेट जो थी वो मरकज से वैसे कम होता है हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान के डायनामिक्स को, पॉलिटिक्स को जो कि मैं जानता हूँ, तो बहुत कम होता है, क्योंकि हर स्टेट वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट तौर पे रिएक्ट करती है। लेकिन ये हुआ कि ये इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी से, उनकी नजरियात से। तो बहुत सारे हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमतें बनना शुरू हो गई। लेकिन बीजेपी के हिंदुस्तान के मोदी के करिश्मा को ब्रेक कहाँ कहाँ लगी, वो लगी बंगाल में जाके, बिल्कुल साउथ की ठीक। जो बंगाल में, वो केरला में जाके लगी, यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और ऐसे ये चीजें तो बंगाल और केरला की जो चीजें थी, ये कभी भी हिस्टोरिकली भी हमेशा जो मरकज से अलाइन नहीं थी। हमेशा वहां पर था वो अलग अलग पार्टियों की, जो जो स्टेट की पार्टियां थी उनकी हुकूमतें रही, बाकी जो स्टेट थी वो इन्फ्लुएंस हो जाती थी। लेकिन एक और ब्रेक बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो लगी आके पंजाब में। अब नरेंद्र मोदी को ये इस कदर बुरा लगा इस मामले में कि यानी कि बाकी मामला तो पहले ही थे, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत। अब उनको था कि पंजाब में भी हम ओवरटर्न कर लेंगे, अगर हम बाकी जगहों पे कांग्रेस को हम अपना पिछाड़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो स्टेट अपना उत्तर प्रदेश थी, वहां पर हमने ऐसे कंट्रोल लिया बीजेपी का कि वहां पर अपना 10वां साल शुरू होने वाला है, वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी और पूरी तरह, क्योंकि वहां पर जो थे मुस्लिम थे। तो यूपी में आपको पता है बहुत सारी तादाद मुसलमानों की है,
तो मुसलमानों को इन्होंने परस्यू किया, मुसलमानों को इन्होंने लुभाया या किया, इनको उन्होंने पूरी तरह सिक्योरिटी और शांति, उन्होंने कहा जी कि हम आपके प्रॉब्लम जो है ना वो हम हल कर देंगे, आप भूल जाएं। अब वहां के मुसलमानों ने जो थी वो बीजेपी को एक्सेप्ट कर लिया। अब योगी आदित्यनाथ की वहां पर हुकूमत आ गई, तो उसके बाद पहले 5 साल तो योगी साहब खामोश रहे, उन्होंने कोई खास हलचल नहीं दिखाई, मामला नहीं दिखाया। लेकिन उसके बाद जब री-इलेक्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने वहां पर वो खराबा किया इस वक्त, वो खराबा किया कि इस वक्त जो हिंदुस्तान के जो यूपी के मुसलमान हैं वो पछता भी रहे हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि वहां पर पहले उन्होंने वो बाबरी मस्जिद का इशू तो था ही वहां पे, वो उसको उन्होंने बाकायदा पूरी तरह साफ करके वहां पर वो जिसे राम मंदिर की बुनियाद रख दिया। अब राम मंदिर बन चुका है तकरीबन। और उसके बाद वहां पर जो बाकी मामला थे, जो 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 चौकों चौराहों के नाम तक बदलने शुरू कर दिए, जो मुसलमानों के नाम थे वो उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों पर रख दिए। अल्लामा इकबाल की जो शायरी थी वो वहां पर निसाब में पढ़ाई जाती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्लामा इकबाल को निकाल के वहां पर जो सावरकर हैं, जो कि हिंदुस्तान इंतहा पसंद हिंदुस्तान के जो फलसफी हैं, उनकी सारी जो उनको उनसे रिप्लेस कर दिया। तो ये चीजें अब वहां के मुसलमानों को अब समझ आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ था पंजाब के सिखों ने कभी भी किसी और नजरिए या किसी और धर्म को या किसी और हिंदुओं को बालादस्ती को कभी हिस्टोरिकली तस्लीम नहीं किया। तो यहाँ पर भी उन्होंने मोदी को ना कर दी, और जहां पर के पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत जो थी वो इंतहाई गैर मकबूल हुई थी। तो मोदी को यह था कि अब तो कांग्रेस की हुकूमत बिल्कुल गैर मकबूल हो गई है, तो शायद यहाँ पर भी हमारी हुकूमत आ जाए। लेकिन पंजाब के लोगों ने सिखों ने भारतीय पंजाब के लोगों ने मोदी के ऊपर आम आदमी पार्टी को जहां पर जो है ना वो हुकूमत दे दी, आम आदमी पार्टी जीत गई वहां पर। तो एक और इतनी बड़ी शिकस्त हुई, इस शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी टोटली अब जो था वो पंजाब मुखालफ जितने भी जो इकदाम हैं उसको करने में कभी वो कतराता ही नहीं। तो जो कनाडा में जो मामला हुआ है उबैद साहब, कनाडा में मामला हुआ है, इसमें नरेंद्र मोदी के 2 मकासद थे, एक तीर से कह ले कि 2 शिकार थे। एक तो ये था कि आपको पता है कि जो खालिस्तान की मूवमेंट है वो कनाडा और यूके में पल रही है और वहां पर रेफरेंडम भी हो रहे हैं। तो एक तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर मैं वहां पर जो उनके जो हैं अपना जो उनके जो लीड कर रहे हैं मूवमेंट के, अगर मैं उसको मरवा देता हूँ, कत्ल करवा देता हूँ, तो एक तो ये कि ये जो मूवमेंट जो कनाडा खालिस्तान की है इसको झटका लगेगा, और दूसरा अगर इसका कोई अपने लैश बैक अगर आता भी है, कोई मसला भी आता है या कोई इसका कोई बुरा इफेक्ट भी अगर आता है, तो मेरा क्या जाएगा, मैक्सिमम पंजाब के लोग मुतासर होंगे। क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि पंजाब जो भारतीय पंजाब है वो कनाडा है वो उसका सेकंड होम है, उसका दूसरा घर है। और पंजाब में जैसे अगर मैं अपने जो हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, अगर मैं इनको समझाना चाहूँ, तो जैसे हमारे जो गुजरात, लाला मूसा, झेलम और जो अपना जो आज़ाद कश्मीर का जो अपना है भिंबर, और ये लोग जो इलाके हैं झेलम के, जैसे इन लोगों के यहाँ के जो लोग हैं, जैसे ये लोग बरतानिया में जाके आबाद हो गए हैं, जहाँ पे बरतानिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, वैसे ही जो भारतीय पंजाब है उसमें हर घर का कोई ना कोई फर्द जो है वो कनाडा में मुकीम है, कनाडा में लोग हैं। और मैं अगर एनालिसिस करूं तो पंजाब की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक जो है वो इंटरडिपेंडेंट है कनाडा के ऊपर। वहां पर बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आते हैं, लोगों को खुशहाली मामला, लोग बाहर गए हुए हैं, पैसे भेजते। तो उसकी बात जब ये मामला किया तो उसके बाद नरेंद्र मोदी और राव ने उनको जो प्लान दिया कि आपका कुछ नहीं जाएगा, मैक्सिमम होगा। एक तो ये हमारी जो खालिस्तान मूवमेंट है उसमें धाक बैठ जाएगी हमारी, और अगर कनाडा की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया तो हम उनके साथ जो है वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म भी कर देंगे, वीजा बंद कर देंगे। तो हमारे बाकी हिंदुस्तान से जहाँ पर जो नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी की गवर्नमेंटों की अक्सरियत है वहां पर तो लोग कनाडा में नहीं जाते, पंजाब के लोग जाते हैं, और पंजाब के लोग तो उन्होंने कहा आपको वोट ही नहीं देते, तो ये विन-विन सिचुएशन हो जाएगी। तो ये जो बेसिक जो प्लान था कनाडा में निज्जर को कत्ल करने का, वो इस सोच के तहत जो था वो तश्कील पाया, और फिर वहां पर जैसे वो रॉ ने इसको इम्प्लीमेंट किया और निज्जर को वहां पर जो है वो उनकी सॉइल पे कत्ल कर दिया। तो जब्बार भाई बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जब्बार भाई ये बताइएगा, ये जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी चलती हुई आ रही है और भारत में गुंडागर्दी अपने उरूज पर है, आप क्या देख रहे हैं? ये खारजा पॉलिसीज के अंदर तो ये हर जगह पे इनको नाकामी ही फिर होगी। अगर ये कनाडा के साथ कर सकते हैं तो ये तो नरेंद्र मोदी तो ही इज आल्सो नोन एज अ बुचर ऑफ गुजरात,
तो आप ये बताएं, ये सारी चीजें जो आप भी हमें बता रहे हैं, नाजरीन को भी एजुकेट कर रहे हैं, तो ये आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इन लोगों का? देखिए अभी बैद भाई ये देखें, ये इन्होंने एक कहते हैं कि अभी ये जो इस साल 2024 में जो इलेक्शन होगा हिंदुस्तान का, वो बहुत ही क्रूशियल होगा। वो डिसाइड करेगा कि ये जो 10 साल इन्होंने मोदी ने सिर्फ जो है वो कट्टर एक हिंदुत्व की जो सियासत की है, हिंदुत्व की जो गवर्नमेंट की है, उसने हिंदुस्तान को क्या दिया है, क्या उसमें जो पब्लिक है उसकी कोई बेहतरी आई है। क्योंकि ये देखें, वन पॉइंट एजेंडा लेके चला मोदी कि जनाब हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की बका जो है, हिंदुस्तान की बका जो है वो उसके सेकुलर होने में है। ये सब लोग जानते हैं, ये हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं। कांग्रेस ने जब हिंदुस्तान 1947 में बना तो कांग्रेस हिंदुस्तान का जो आइन है उसमें लिखा गया कि जो भारत है, इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री होगा। इस वजह से वहां पर जो थो जो 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 जात थी, मजहब थी, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको बकायदा प्रोटेक्ट किया गया। इसी वजह से जो 370 जो आर्टिकल है अपना हिंदुस्तान के आइन का, वो प्रोटेक्ट करता है ऐसी टेरिटरीज को जहां पर प्रॉब्लम्स हैं, जहां पर कम लोग हैं, जहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है कि उनको उनको जैसे मकबूजा कश्मीर में जो लगा हुआ था, तो वहां पर ये था कि जनाब कोई हिंदुस्तान के बाहर के लोग जो हैं वहां पर आके आबाद नहीं हो सकते। तो वो जो जो इंटरनल लोग हैं उनको आज़ादी होगी, वही लोग वहां पे रहेंगे। तो ये जो 370 हटा के 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी ने आगाज किया था, वो ये डेमोग्राफिक और चीजें बदलने के लिए किया था, ताकि हम जो था वो जितनी भी जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं इनको ओवरकम करें। मकबूजा कश्मीर के समेत और बंगाल और बाकी चीजों में जितने 370 जो हटाया गया था मुख्तलिफ स्टेट में, उसकी वजह यही थी कि हम हिंदुत्व और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको पूरे हिंदुस्तान में जो है ना वो उसको गालब करें, उसी वन पॉइंट एजेंडे पे करें। इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं 15, 16, 17, ये जो आर्टिकल्स हैं तीनों, ये दलितों की बात करते हैं, ये जो जितने भी अकलियतें हैं उनकी बात करते हैं कि इनको प्रोटेक्शन हासिल होगी। तो इन लोगों ने खुद तौर पे अपने इन लोगों को अपने आर्टिकल के आइन के इन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जियां स्टेट लेवल पर शुरू की। इन्होंने बंगाल के जो इलाके थे उनमें इन्होंने जितने लोग पनाहगीन बांग्लादेश के या उधर लोग आबाद हुए थे, इन लोगों ने उनको दोबारा से री रजिस्टर करना शुरू किया, लोगों को वहां से भगाया, उधर अपना बांग्लादेश की तरफ निकाला। क्योंकि वहां पर भी यही है, ये जो बंगाल में नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं है। ये एक पॉइंट याद रखने का है कि यहाँ ये ऑल पॉलिटिक्स, जहां जहां नरेंद्र मोदी की बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, इन लोगों ने वहां पर पॉलिटिकली उन स्टेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बंगाल में कोशिश की, पंजाब में कोशिश की, और मकबूजा कश्मीर में तो खैर ये तबाह बर्बादी कर ही रहे थे। तो इन लोगों ने कोशिश की कि आरएसएस को डोमिनेट कर दिया जाए। लेकिन अब जो है वो तमाम लोगों ने, इन्होंने अब देखो एक और मूवमेंट की कि इन्होंने इंडिया का नाम जो था वो उसको भारत करने की कोशिश की। इन्होंने कहा जी कि भारत जो है, भारत क्योंकि मजहबी नाम है हिंदुस्तान का, ताकि ये पुराना नाम चला रहे थे, इंडिया पहचान नहीं हमारी, इंडिया तो हमें अंग्रेजों ने दिया था, तो हम इसको भी चेंज करते हैं। अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने इन्विटेशन में दावतनामों पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे बड़ी एक रेजिस्टेंस हुई है, रेजिस्टेंस बहुत सारी जगहों पे हुई है, क्योंकि जब वहां पर सिर्फ दलित ही जो है ना, दलित तो लोअर कास्ट से वैसे बहुत ज्यादा मरे मराए कौम थे, दलितों ने आवाज उठाना शुरू कर दी। इसके साथ साथ जो क्रिश्चियन थे, तो जरा उनको भी प्रॉब्लम हुए। फिर जैन कम्युनिटी जो बहुत ज्यादा बासर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों में रिजेंटमेंट शुरू हुई, पारसियों में रिजेंटमेंट शुरू हुई। तो अब ये रिजेंटमेंट जो है ये अब आहिस्ता 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 जो है वो पनप रही है, और इसका जो इजहार है वो अभी इस जो भी इलेक्शन होंगे इसमें हम देखने को मिलेंगे कि क्या इसके रिजल्ट निकले हैं, जो 10 साल तक जो हिंदू नजरियात को और हिंदुस्तान को एक सेकुलर कंट्री से एक एक्सट्रीमिस्ट, एक इंतहा पसंद मजहबी रियासत को जो कन्वर्ट करने के लिए जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, उसका रिजल्ट जो है वो क्या निकला है। सोसाइटी ने थोड़ा सा रिजेंटमेंट शुरू कर दी है, जिसकी झलक आप पंजाब में देख रहे हैं, जिसकी आप मुख्तलिफ हरियाणा में मुख्तलिफ जगहों पे एक झलक देखते हैं, मकबूजा कश्मीर में है, बंगाल में है, केरला में है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों पे नागालैंड वालों ने तो इनको तस्लीम ही नहीं ना किया। नागालैंड वालों ने तो अपना अलग परचम लहला दिया, उनका भी तुसी जाओ।
और इनकी हिम्मत और औकात भी नहीं होती नागालैंड में जाके उन लोगों के साथ लड़ने की। आप देखें, नागालैंड में नहीं लड़ेंगे ये, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में नहीं लड़ेंगे जाके, ये सिर्फ जाके मकबूजा कश्मीर में जाने की कोशिश करेंगे और पंजाब में इस तरह की हरकतें करेंगे कि वहां पे सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जो था उसका गैंग कत्ल करवाया बिश्नोई गैंग के साथ। बिश्नोई गैंग कहाँ पर है? वो तिहाड़ जेल में कैद है। तिहाड़ जेल में वहां पर उनको वहां से निकलवा के और वहां से कस्टडी में प्रोटेक्शन में जाकर सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करवा के, ताकि वो, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जो है वो अपनी सिख कौम को क्या कहते हैं उसको उसमें रेवोल्यूशनाइज कर रहा था, उसको बता रहा था भाई कि आपके ऊपर जो 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 जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, आप इसको इसके खिलाफ उठो। सिद्धू मूसेवाला की जो जो म्यूजिक है वो सिर्फ म्यूजिक नहीं है, वो यंग जनरेशन को एक रेवोल्यूशनाइज कर रहा था अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ, सिख धर्म के साथ, सिख मजहब के साथ, पंजाबी के होने के साथ। तो जो ही थ्रेट मिला, इन लोगों ने वहां पे गैंग वॉर के चक्कर में उसको जो है कत्ल करवा दिया। कनाडा में थ्रेट हुआ, कनाडा में कोशिश करवा दी गई, को भी कत्ल कर दिया कत्ल करवा दिया। तो ये नफीरी डिजाइन है, लेकिन ये कि छुप नहीं रहे। आप देखो ना, कनाडा जहाँ पे जो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ वो टोटली सामने आ गया कि किसका डिजाइन था, क्योंकि बारह बंदे पकड़े गए और वो जेल में बैठे हुए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने अशरफ शेख का कत्ल करवाया, भाई का कत्ल करवाया पुलिस कस्टडी में, और वो भी सामने पता चल गया कि जनाब ये भी इतना योगी आदित्यनाथ ने खुद गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में करवाया, वो भी सामने आ गया। कनाडा वाला मामला पूरा गले पड़ा हुआ है इस वक्त। कनाडा वाला रोडू नहीं मान रहा, और ऊपर से जो अमेरिका की जो 5 आइज है, 5 इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनके सबूत जो थे वो हिंदुस्तान के सामने रख दिए और कह रहा भी इनको झुठला को दिखाओ। अब हिंदुस्तान ने अपने सफारती ताल्लुकात खराब किए हैं, अपने कट किए हैं, वीजा पे पाबंदियां लगाई हैं, उसका शिकार जो था वो पंजाबी भाई हो रहे हैं हमारे। तो पंजाबियों को भी, मैं फिर उनको भी कहता हूँ, आपके थ्रू भी कहता हूँ कि पंजाब में जो बसने वाले लोग हैं उन्होंने भी चाहिए कि कम से कम वो अपने दुश्मन को जो है वो किसी तौर पे पहचाने कि उनका दुश्मन जो है वो उनके घर में, उनकी रियासत में, उनके मुल्क में हुक्मरानी कर रहा है, जो उनके ताल्लुकात जो है वो दुनिया से खराब करना चाह रहा है, और वो इस चीज को पहचानेंगे और पहचान चुके हैं बहुत सारे लोग। इस वजह से ही हिंदू को जो है वो पंजाब में कोई स्पेस नहीं मिली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जब्बार भाई, ये गुंडागर्दी और बदमाशी जो है ये तो भारत की चलती आ रही है। मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट और एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। भारतीय मीडिया एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है, आपको पता है, हर कंट्री के अंदर ही मीडिया ही हर चीज दिखाता है। ये भारतीय मीडिया जो है, आपने इतने सारे चीजें गिनवा दी हैं कि इंतहा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए, इंटरनेशनली भी और विद इन देयर स्टेट ऑल्सो। तो हाउ डू यू सी इंडियन मीडिया? ये तो इनकी दुम पे पांव आता है तो ये चीखते हैं और इंतहाई ढिठाई के साथ ये लोग लगे रहते हैं। आप तो जाहिर है मीडिया को फेस करते हैं, हमारे व्यूअर्स को अपना एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा। मैंने तो आपको सुना हुआ है, जाती तौर पे आपको फॉलो भी करता हूँ। जब्बार भाई इस पे बताइएगा, भारतीय मीडिया बहुत चीखता चिल्लाता है, ये क्या वजह है? मतलब दे आर सपोर्टिंग, टोटली दे आर सपोर्टिंग नरेंद्र मोदी की बदमाशी की वजह से, क्या खौफजदा है या वो है ही उनका मीडिया है ही ढीठ? नहीं, देखें, इसमें इसमें एक बात बड़ी समझने वाली बात है कि जो इंडियन मीडिया है वो ऑब्वियसली ओन्ड बाय द अपर कास्ट हिंदू, यानी कि जो डोमिनेंस है उसके उसके सारे वो लोग हैं। और इन लोगों ने जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो उनके जो 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 उनको आइडियोलॉजी को मानते हैं वो भक्त कहलाते हैं। तो ये जितने जो जो इनको पहले नरेंद्र मोदी के आने के बाद इन लोगों को जो भक्त था वो पाठ पढ़ाया गया सबको। और जितने लोग आप देखें, अब कौन से लोग, कौन से मीडिया हाउसेज थे वो इनको इनको अपोज कर रहे थे? एनडीटीवी अपोज कर रहा था, ठीक है। इसको बाकी जो बड़े एंकर थे, सरदीप राजदीप सरदेसाई, इनको वो कर रहे थे, ठीक है। इनको कुछ इस तरह के लोग जो अपना क्या कहते हैं, जो एनडीटीवी से जुड़े हुए कुछ लोग थे, कुछ इंडिपेंडेंट जो बड़े जर्नलिस्ट थे, वो इसको अपोज कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने बहुत सारी रिलायंस ग्रुप की इन्वेस्टमेंट करवाई मीडिया में। CNN IBN था, वो पूरा ग्रुप जो था वो रिलायंस ने खरीद लिया, ठीक है, ताकि पूरा ग्रुप जो मीडिया का उन्होंने खरीद लिया। अब जब उनको अपना जो अंबानी को और बाकी लोगों को जब मीडिया ग्रुप खरीद लिए उन लोगों ने, तो मीडिया ग्रुप के साथ, मीडिया लोगों के साथ तो कम्युनिकेट करना और उनको अपना नजरिया देना हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए बहुत सारा आसान हो गया। और इस तरह बाकी जो लोग थे, जो और ये जो अपना अर्नब गोस्वामी को पूरा मीडिया ग्रुप खड़ा करके, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे लोग नहीं जानते, हम लोग अर्नब गोस्वामी को जानते हैं कि वो किस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ है। अब वो टाइम्स नाउ में एक एडिटर था, ठीक है। टाइम्स नाउ जो है वो जैन कम्युनिटी का है, टाइम्स नाउ जो है वो ओन बाई जैन कम्युनिटी मुंबई की है। अब अर्नब गोस्वामी को पूरा एक रिपब्लिक मीडिया खड़ा करके दिया गया
इसी तरह एक इन्वेस्टर लाया गया उनके लिए, और पूरे जितना था हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी आरएसएस की जितनी आइडियोलॉजी थी उसकी ओन करके पूरा अर्नब को एक मीडिया ग्रुप खड़ा करके दिया गया। अब उस मीडिया में एक इंग्लिश चैनल पहले बना, उसके बाद एक हिंदी चैनल बना रिपब्लिक भारत। अब उनको CNN IBN की तरफ से जितने जो स्टेट के जो रीजनल चैनल हैं वो खोल रहे हैं। अभी उन्होंने बंगला खोला है और अपना ये बंगाल में खोला है, अभी कर्नाटका में जा रहे हैं। तो ये सारे एक डिजाइन के तहत उनको हेजेमनी क्रिएट कराई गई। और आपको एक पाकिस्तानियों को भी जो मीडिया को जानते हैं उनको पता है कि जितने भी जो मीडिया के ग्रुप हैं जो के अपना ये हिंदू एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हैं या नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, उसको वहां हिंदुस्तान में गोदी मीडिया कहलाता है। उनको कहते हैं जो गोदी मीडिया, यानी कि हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी मीडिया जो था वो मोदी की गोदी में बैठा हुआ है। तो इन लोगों ने जितने NDTV को तबाह किया, NDTV इंडिपेंडेंट एडिटोरियल लाइन लेता था, उसको इन्होंने पूरी तरह तबाह किया, और अभी उसको वो भी इसी तरह एक ग्रुप ने खरीद लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह कर करा के जितने जो मुखालफ जो आवाजें थी, अब देखें, अब ये अगर आप ये पढ़ें, आपने जाके आर्टिकल्स पढ़े, तो जितने भी जो तनकीद करने वाले जर्नलिस्ट से बड़े उनके खिलाफ मुकदमात हुए। ठीक है, उन लोगों को पकड़ा गया। बड़े बड़े नाम हैं जिन लोगों को मुख्तलिफ इल्जाम लगा के उनको हिरासत में भी रखा गया। तो जो लोग हिंदुस्तानी एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते थे, या कह लें कि जो अपर कास्ट के लोग थे, जो चाहते थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो था वो सेकुलर ना रहे और हिंदू नजरियात का गलबा हो, उन लोगों ने तो वैसे ही वॉलंटियर कर दिया, और बाकी लोगों को कुछ मीडिया ग्रुप खरीद लिए गए, और कुछ को एक नए इन्वेस्टर ला के पूरी तरह मीडिया ग्रुप खड़े करके दिए गए हिंदुस्तान में। मुस्लिम स्टार्टअप जिनकी वेबसाइट पे बनाए गए, चलाए गए लोगों को। अब इस वक्त अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में तो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो तो सारे बेचारे अपने यूट्यूबर पे कर रहे हैं काम, वो तो अपने वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। कोई भी जो इंडिपेंडेंट वॉइस है वो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ एसोसिएटेड नहीं रह गया। बहुत कम एक आध एंकर बचा है जो अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस रखता है, और वो भी सारा दिन तनकीद और ट्रोलिंग भुगतता है। तो ये पूरा मीडिया को भी साथ डिजाइन करके शामिल करवाया गया। इस वजह से अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो काम करेंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान में अपनी जो नरेंद्र मोदी की जब वहां पर जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं, जो वहां पर जो नाइंसाफियां हो रही हैं, जो अपने जो मामला जो अपनी कौम के साथ हो रहे हैं, उस पर वो बात नहीं करता। जिन लोगों ने गोदी मीडिया होने का सबूत दिया, और पूरी तरह हैंड्स इन ग्लोव्स है पूरी तरह मीडिया। उसकी मैंने वजह बता दी कि अपर कास्ट हैं, खुद भी सारे नजरियात भी ओन भी वही करते हैं, ग्रुप बड़े बड़े वो खुद ओन करते हैं। तो उनका एक मजहबी भी एक यानी कि एक है, नजरिया भी है, और उसके बाद फिर मोदी का और गवर्नमेंट का और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं अपना बिजनेस के, वो भी सारे इकट्ठे मिल के पूरी तरह जो है ना ये एक जगह पे आ गया कि सारा मीडिया था वो मोदी के साथ खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक है जब्बार चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। जब्बार भाई, थैंक्स वंस अगेन फॉर एजुकेटिंग आवर व्यूअर्स, और आप लोग का बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह ये तो इट्स अ वास्ट डिस्कशन, इंडिया भारत की जो नालायकियां हैं उसके ऊपर जब्बार भाई तो बड़ा वास्ट एक तजर्बा रखते हैं, लेकिन वही उन्होंने जितना भी इस टाइम में हमें एजुकेट किया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस।